हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि ये है जूनियर हाई स्कूल की जो यूपी एटेट जूनियर वैकेंसी है उसके लिए, और यूपी टेट सेकेंड पेपर के लिए जो सिलेबस है उसकी उसकी ये ज्योग्राफी का ये पूरा का पूरा पोर्शन है। हम आपके सामने सीरीज़ बाय सीरीज़ लेकर चलेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये जो सिलेबस के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी कैसी है, चलिए हम लोग इसके बारे में अध्ययन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा तथा आदि तारे शामिल हैं। जब आप रात के समय आकाश में अपनी आंखों को उठाकर देखेंगे तो आपको रात में अगर चांदनी रात है तो सन भी दिखाई देगा, अगर चांदनी रात नहीं है तो सन नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा आपको अब विभिन्न प्रकार के कम चमकने वाले और ज़्यादा चमकने वाले तारे दिखाई देते हैं। इन्हीं तारों को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। तारीख गर्म गैसों से बने हैं। तारीख यानी कि तारे जो हैं वो गर्म गैसों से बने हुए हैं। तारों में स्वयं का उत्पन्न होने वाला प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जिस तरह से चंद्रमा हमारा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही तारे भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे आकाश में तारों की संख्या अगर हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे तो तारों की संख्या अनंत एवं असंख्य तारों की संख्या है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो आप कहेंगे सुरभि। सुरभि यानी कि सुरभि का अर्थ होता है घड़ा, यानी कि जो आप गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हो घड़ा, उसको भी सुरभि कहते हैं। लेकिन अगर तारे की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा सबसे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। तारा हमसे बहुत दूर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर तारों की वास्तविक साइज के बारे में हम लोग जाने, तारों के अगर हम लोग वास्तविक साइज के बारे में जाने तो ये हमारे सूर्य से भी बड़ा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि के समय तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां कहलाती है नक्षत्र मंडल। यानी कि तारे की जो समूह बनते हैं, रात में आप देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के तारों के समूह दिखाई देंगे। इन्हीं तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। कुछ नक्षत्र मंडल इस प्रकार के हैं जो कि प्रमुख हैं। इसमें से है ओरियन, अर्सा मेजर, कैनिस मेजर और स्मॉल बियर। स्मॉल बियर जो तारा मंडल है, इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं। अगर आप रात्रि के समय इसको देखेंगे, आप गौर से देखेंगे तो आपको ये स्मॉल बियर यानी कि सप्तऋषि तारा मंडल आपको आसमान में दिखाई देगा। अब चलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार को क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि सोलर सिस्टम जो है हमारा सौर परिवार है, उसका जो मुखिया है वो सूरज है। आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं कि सूरज यहाँ सेंटर में स्थित है। उसके बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद आता है ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है ये पूरे के पूरे आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जरा आप गौर करेंगे, जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा क्षुद्र ग्रह की पट्टी। उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद आता है बृहस्पति, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है वनस्पति, शनि, सैटर्न आता है। उसके बाद बृहस्पति के बाद आता है सैटर्न, वनस्पति नहीं आता, सॉरी वो गलती से निकल गया, सैटर्न आता है। उसके बाद आएगा आपका प्लूटो तो नहीं आता, यूरेनस आता है। यूरेनस के बाद आएगा नेपच्यून, यूरेनस है। उसके बाद अंतिम में आता है नेपच्यून। तो ये थी हमारी सौरमंडल की स्थिति, जो कि आपने देखा कि पूरे सेंटर में जो स्थित है वो है सूर्य। अब चलिए हम लोग बारी बारी देख लेते हैं कि इनके सबसे पहले सूर्य के बारे में देखेंगे कि सूर्य क्या है, आखिर क्यों है सूर्य के बारे में इतनी विशेष चर्चा हमारे सौरमंडल में क्यों की जाती है। सूर्य के बारे में इतनी विशेष चर्चा हमारे सौरमंडल में इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है।
यह अधिकतम गर्म गैरों से अत्यधिक गर्म गैरों से बना हुआ है, गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। याद रखिए कि सूरज में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। अगर कोई और गैस पाई जाएगी तो उसका संगठन बहुत धीरे होगा, लेकिन जब मुख्य रूप से गैस की बात कही जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। पूरी सूर्य जो है वो पूरी तरीके से बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे अगर गोलों की बात करें तो उसके अंदर 13 लाख गोले इस सूर्य के अंदर अगर खोखले करके भरे जाएं तो इसके अंदर समा सकते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। रात्रि के समय आप दिन में जब आप दोपहर में देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा तपिश महसूस होती है, लेकिन ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर ये हाल है। अगर सोचिए ये एकदम नज़दीकी में आ जाए, एकदम आपके पास में आ जाए तो क्या हाल होगा। तो सूर्य की आप 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होने पर भी इतना ये गर्म है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूर्य कितना ज़्यादा गर्म गोला है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य की से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं। सूर्य का प्रकाश, अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये है सूरज की संरचना, बहुत ही पास से ये कैमरे से ली गई है। हालांकि ये हमने कैमरे से खींची नहीं, ये बुक से उठाई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नाभिकीय रिएक्टर विस्फोटन क्रिया सूरज के अंदर चलती रहती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? वो कौन कौन सी सिचुएशन है जो ग्रहों के अंदर पाई जाती है? ग्रह हम उन्हें कहते हैं जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे बात आई तारों के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर तो लगाना देखा था, लेकिन तारों के चारों ओर, भाई सूरज भी तो एक तारा है। सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। अगर हम सूरज को तारा मानेंगे तो पृथ्वी हमारी सूरज के चारों ओर तथा जितने भी 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में, सभी के सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड हैं उनको ग्रह कहते हैं। और अगर तारा भी पूछ ले तो तारा भी जो है, तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी पिंडों को आकाशीय पिंड कहते हैं, आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इसमें सूर्य का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आपकी पृथ्वी जो है उसमें स्वयं का सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से ही अपने सारे काम करती है। जैसे कि पृथ्वी पर अगर कोई वनस्पति भोजन बना रही है तो वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, धूप प्राप्त हो रही है, उससे वो भोजन का निर्माण कर रही है, या अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। हमने अभी बताया कि सूरज जो है पृथ्वी के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। अतः जितने भी ग्रह हैं अगर उनको ऊर्जा का स्रोत जो प्राप्त हो रहा है वो एकमात्र स्रोत है सूर्य। इसके बाद जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य की हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर आप कमेंट करके मत बताइए, हम ही बता देते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, जो सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु जो आती है वो पृथ्वी की दैनिक गति के परिवर्तन के कारण आती है। हाँ, साथ ही साथ आप ये क्वेश्चन कमेंट ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि पृथ्वी में जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है उसका एक कारण तो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, लेकिन ये एक मुख्य कारण नहीं है ऋतु परिवर्तन के लिए। इसके साथ ही साथ एक मुख्य कारण और है, जो ये दो मुख्य कारण मिलकर ऋतुओं परिवर्तन की दशा हमारे दुनिया में देखने को मिलती है। वो दूसरा कौन सा कारण है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपको कितनी जानकारी है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या गोल हो। गोल नहीं है, कुछ हद तक गोल नहीं है तो गोल हो, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है संपूर्ण गोला आकार की नहीं है। आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी जो है वो संपूर्ण गोलाकार नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, लेकिन फिर भी वो ग्रह है।
क्योंकि पूरी गोल नहीं है, ग्रह के जैसे गोल है या लगभग गोल है। ये देखिए ये स्थिति यहाँ पर आ रही है, गोल हो या लगभग गोल हो तथा या किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटती हो। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, हमने अभी आपको बताया कि हमारे सौर परिवार में एक सूरज मुखिया है, उसके बाद 8 ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 8 के 8 ग्रह जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी ग्रह एक दूसरे की कक्षा को काट नहीं रहा है। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, अगर हम बढ़ते क्रम में बात करें तो अगर इसको हम आरोही क्रम में रख लें, आरोही क्रम में अगर हम लोग इसको रख लें, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, अगर हम सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं जो बुध से स्टार्ट होते हैं और नेपच्यून पर जाकर ख़त्म होते हैं। हमने आपको बताया था कि 8 ग्रह में ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इतने ग्रह को अगर हम अलग कर लें तो ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको अलग करेंगे तो ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तथा बाह्य ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह आते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटा ग्रह बुध तथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वनस्पति नहीं, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार के वलय पाए जाते हैं। वलय क्या होते हैं? रिंग। आप अपने हाथों में रिंग पहनते हो, उसकी आकृति देख लेना और ग्रह में चारों तरफ पाए जाने वाले वलय की आकृति देख लेना, लेकिन वलय की आकृति थोड़ा बड़ी होती है बस। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, परिभ्रमण, ये ग्रह जो है अपनी धुरी पर जो घूमते हैं, एक गेंद को आप नचा के फेंक दीजिए, वो अपनी धुरी पर घूमेगी, अपनी दूरी पर घूमेगी, इसको हम परिभ्रमण कहते हैं। अगर जब ये सूर्य के चारों ओर घूमना स्टार्ट करती है तो इसको कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण वो कहलाता है जो कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। अगर जब कोई वस्तु अपने ही स्थान पर गोल चक्री नुमा या लट्टू नुमा नाचेगी तो उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि सौर मंडल के 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूम रहे हैं। हमने आपको बताया था कि लट्टू की भांति घूमेंगे तब वो जाके परिभ्रमण कहलाएंगे, और जब किसी वस्तु के चारों ओर घूमेंगे तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। और ये देखिए एक सारणी है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। क्रम संख्या सौर मंडल में जो है ग्रहों का नाम है, सबसे पहले आता है बुध ग्रह। ग्रह का जो रंग है वो है भूरा। सूर्य से दूरी है जो करोड़ किलो में है, उसकी करोड़ किलोमीटर में है। 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी है बुध की सूर्य से। ग्रह का जो व्यास है 4,878 किलोमीटर में। अपने कक्षा में चक्कर लगाने के समय 58.5 दिन, यानी कि 58.5 दिन में यह अपने ये जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और इसका परिक्रमा का जो समय है वो है 28 दिन जो है इसका परिक्रमा का समय है। इसके बाद आती है इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। इसी तरह शुक्र ग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला हरा रंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी नीले हरे रंग की क्यों कही जाती है? क्योंकि पृथ्वी पर नीला रंग है और बहुत अधिक वनस्पति एवं जंगल होने के कारण इसको हम नीला हरा ग्रह की संज्ञा से जानते हैं। इसमें जो उपग्रहों की संख्या है वो है 1। इसका एकमात्र उपग्रह है एक चंद्रमा। और सबसे मंगल ग्रह है वो है लाल भूरे रंग का ग्रह है, और इसका जो टाइम पीरियड है परिक्रमण काल का जो 687 दिन है। इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? अगर आपको मालूम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। आपको बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है, इसके अलावा इस सारणी से कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं आता। अगर इसके अलावा आपको जानना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में स्पेशल बात क्या है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अगर हम 1 2 3 करके गिनेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में, तो जो पृथ्वी का स्थान है वो हमारी सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। आकार की अगर मैं बात करें, आकार साइज के बारे में अगर बात किया जाए तो साइज के बारे में
साइज़ के बारे में अगर बात करें तो यह जो है पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी या मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई। कोई भी चीज़ जब ध्रुव में थोड़ी सी चपटी होगी तो वो मध्य में ऑटोमेटिक उभर आएगी। इसके प्रयोग के लिए आप अपने घर में पड़ी हुई फुटबॉल को उठाइए और ऊपर नीचे से जब उसको आप प्रेस करके दबाएंगे, जब ऊपर नीचे से आप उसको प्रेस करके दबाएंगे तो ऊपर नीचे से वो दबती हुई जाएगी तथा उसका जो पेट होगा वो उभरता हुआ चला जाएगा। केवल पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अगर भाई हम बात करें ज़िंदगी जीने के लिए, जो जीने के एक सहारा चाहिए वो सिर्फ पृथ्वी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाए जाने के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। भाई पृथ्वी पर जंगलों की संख्या है, इस कारण हरित ग्रह करते हैं। और ये जीवन में इसका अनुकूल परिस्थितियाँ ज़िंदगी देती है बहुत अच्छे से, ये इसलिए इस अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। अभी हमने बताया था जल और वनस्पति की अधिकता अधिक है, इसलिए इसे नीला हरा ग्रह भी कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां पाई जाने के कारण ये हरित ग्रह कहलाती है तथा अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसमें जल की अधिकता अधिक है। इतनी ही क्वालिटीज़ हैं हमारी पृथ्वी में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इसके बाद ग्रह के अंदर क्या क्वालिटी, भाई एक ग्रह है, ग्रह में क्या क्वालिटीज़ आती हैं देख लेते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भाई कुछ आकाशीय पिंड हैं वो अपने ग्रह की तो परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। जब कोई एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट अपने ग्रह की परिक्रमा करेगा तब वो उपग्रह कहलाएगा। जब कोई एक उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करेगा तब वो उपग्रह कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। इसको मानव निर्मित सैटेलाइट नहीं कहेंगे, नहीं तो आ जाता है कुछ लोग जैसे कि आर्यभट्ट, सयुडू सेकंड, ऐसे कुछ प्राकृतिक उपग्रह हैं हमारे देश के, पृथ्वी के, हमारे देश के, भारत देश के, वो प्राकृतिक उपग्रह हैं। लेकिन जो कि चंद्रमा है, ये चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। इसके बाद है मानव द्वारा भी बनाए गए वह ग्रह है। मानव द्वारा भी बहुत सारे उपग्रह हैं बनाए गए हैं, मानव द्वारा बहुत सारे उपग्रह बनाए गए हैं जो कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह के संज्ञा दी जाती है। भाई जिन ग्रहों का निर्माण मानव करेगा उनको मानव निर्मित उपग्रह ही तो कहेंगे ना। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, बारी बारी से हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं चंद्रमा की क्या खासियत है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को 4 भाग के अंदर काट दें, वैसे काट नहीं सकते, एक बॉल लीजिए और आप काट के देखिए, 3 भाग को हटा दीजिए और एक भाग यानी कि 25% उसका जो भाग है, 25% उसका भाग है वो पृथ्वी के आकार का हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना का 6वां भाग में है। यानी कि अब आप इसको समझ सकते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है, यानी कि 1/6 है। अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ आप फेंकते हैं उठा के, तो अगर वो 6 किलोमीटर तक ऊपर फेंक सकते हैं, तो अगर चंद्रमा पर आप उठा के फेंक देंगे, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति नहीं है, तो वो वस्तु चली जाएगी 36 किलोमीटर। भाई 6 को 6 से जब आप गुणा करोगे, 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 किलोमीटर तो जाएगी ना उड़ के। और इसी तरह यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। सबसे बड़ी बात तो ये हमारी आकाशीय पिंड है और हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। और पूर्णिमा के दिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। भाई इंची टेप से नापने मत लग जाना, ऐसा SCERT और NCERT में दोनों दिया हुआ है, तो आप इसको मान लीजिए। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। शुरू में हमने बताया था कि ग्रह और उपग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, जो कि चंद्रमा एक उपग्रह है। ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके पास अपना आप का कुछ नहीं है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि इसके आकर्षण बल जो 1/6 आकर्षण बल है, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण ही धरती पर दीर्घ ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा आता है।
चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी यानी मून लाइट कहते हैं। अब भाई किसी का नाम चांदनी है तो वो खुश मत हो जाना, ऐसे तो चंद्रमा की लाइट को भी चांदनी ही कहते हैं। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं चंद्रमा, ये अंतरिक्ष से खींचा हुआ फोटो है। अंतरिक्ष से खींचा हुआ फोटो तो है, लेकिन ये हमारी किताब से खींचा हुआ फोटो है, ठीक। इसको हमने अंतरिक्ष में जाके नहीं खींचा है। इसके बाद क्या जाते हैं, एस्ट्रॉइड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। अब हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल और पृथ्वी की कक्षा के बीच, मंगल और पृथ्वी की कक्षा के बीच आतंक, छोटे छोटे आतंक यानी कि आतंक और असंख्य जो आतंक फैलाने वाले ज़बरदस्ती बीच में आ गए हैं। लेकिन अब इसको हटाया तो जा नहीं सकता भाई, हटा तो सकते नहीं हैं, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यदि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करती हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो इसको आप ऐसे काट के कर लीजिएगा, यदि नहीं, सॉरी, इसको आप यहाँ पर काट के, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जितने भी चीज़ हैं सारे के सारे सूर्य की परिक्रमा ही तो करते हैं भाई। खगोल विद्या क्षुद्र ग्रह ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। खगोल विद्या के अनुसार अगर हम बात करें तो जो क्षुद्र ग्रह है ये किसी समय में एक पूरा का पूरा ग्रह हुआ करते थे, लेकिन विस्फोट के कारण ये अनेक छोटे भागों में बिखर गए। जब अनेक छोटे भागों में बिखर गए तो इनको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है क्षुद्र ग्रह। ये है क्षुद्र ग्रह। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज़माने का, अगर इसकी किसी पशु से तुलना करें तो ये किसी ज़माने का घोड़ा वोड़ा लग रहा है, लेकिन है ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अब देख लेते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। भाई पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको उल्का पिंड कहते हैं। इनको उल्कापिंड कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाने के कारण ये रगड़कर जल जाते हैं। जब ये ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर आते हैं तो अब ये वायुमंडल के कर्षण क्षेत्र में जब आएंगे तो पृथ्वी के घर्षण के कारण ये जलकर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया से चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, फॉलिंग स्टार कहते हैं। भाई फॉलिंग स्टार देख के विष मत मांगने लगा करो। ये टूटता हुआ तारा है बेचारा, ये खुद ही सोचता है कि काश मैं लगा रहता अपने ग्रह के अंदर। पुच्छल तारे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पुच्छल तारे यानी कि नाम से ही पता चल गया, पूंछ वाले तारे। पुच्छल तारे अथवा इनको हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं। ये धूमकेतु बर्फ़ की चट्टानों से, बर्फ़, धूल और गैसीय कणों से बने होते हैं, तो ये पुच्छल तारे कहलाते हैं। बुइपर बेल्ट मेखला क्या है? आप देख लेते हैं कि अब यहाँ से मेन टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है जो शायद आपने इससे पहले पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, लेकिन आप यहाँ पढ़कर जाएंगे। ये क्या है? कुइपर बेल्ट, इसको हम लोग मेखला भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेखला भी कहेंगे। कुइपर बेल्ट यानी कि मेखला। ये नेपच्यून के पार यानी कि हमारा जो 8वां ग्रह है उसके पार सौर मंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी आकार की विशाल पट्टी है। एक तस्तरी आकार, तस्तरी क्या होती है हम आपको बना के दिखाते हैं। ये रही तस्तरी आपकी है, जिसमें आप खाना खाते हो भाई, उसी को तो तस्तरी कहते हैं। तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है यानी कि राउंडिंग में वो चारों ओर फैली हुई है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड स्थित हैं, जिनमें कई बर्फ के बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं भाई। जो धूमकेतु, पुच्छल तारा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सौरमंडल के बाहर से ही आते हैं सूर्य के तरफ। और प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। कुइपर बेल्ट मेखला है। प्लूटो की जो स्थिति है वो कहाँ है? कुइपर बेल्ट यानी कि मेखला जो में स्थित है वो प्लूटो की स्थिति यहीं पर है। तो आपको ये बात ध्यान रखने योग्य है और ध्यान रखना भी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। यूनिवर्स के बारे में अब यहाँ पर बात होगी। ब्रह्मांड आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जैसी चमकदार पथ, असंख्य तारों का समूह दिखाई देता है। उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। किसको? दूध के जैसे चमकती सफ़ेददार पट्टी दिखाई देती होगी। नहीं देखी तो आप कभी रात में जब चंद्रमा ना निकला हो, एकदम साफ बादल भी ना हो, अच्छे से अच्छा लिखा क्या हुआ हो, मतलब तारे चमक रहे हों, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा।
आकाशगंगा करोड़ तारों का समूह है, करोड़ों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। यहाँ पर करोड़ों तारों का समूह है, लेकिन 1 करोड़ की बात करें तो यहाँ पर लिमिट सेट हो गई है। 1 करोड़ क्या कोई गिन के तो आया नहीं, लेकिन एक आंकड़ा लगाया जाता है कि ये करोड़ों तारों का समूह है और हमारी आकाशगंगा का नाम भी मंदाकिनी है। आकाशगंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का आपने नाम सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। उन्हें मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इनका आकार सर्पिल आकार का तश्तरी जैसा है। 1 अरब तारे हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, मिल्की वे दुग्ध मेखला इसको हिंदी में बोलते हैं। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें अगर तारों की संख्या का एक अनुमान लगाया है, इसमें 1 अरब तारे हैं। भाई ये पॉजिटिव आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कोई जाके गिना तो है नहीं कि 1 अरब तारे हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है खगोल शास्त्रियों के अनुसार कि इसमें 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। जो इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारा जो सौरमंडल है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक भाग है और इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये देखिए, आप देखेंगे मिल्की वे गैलेक्सी, ये है मिल्की वे गैलेक्सी, सर्पिलाकार गैलेक्सी है। ये देखिए बीच के सेंटर में है यहाँ पे। ये चारों तरफ ऐसे, ये चारों तरफ इसको ऐसे 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 ऐसे, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। ये अंतरिक्ष से लिया हुआ क्या बनाया हुआ चित्र है। ये ओरिजिनल चित्र हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक दर्शाने के लिए कि मिल्की वे गैलेक्सी कैसी हो सकती है। उसके बाद देख लेते हैं बिग बैंग की उत्पत्ति। ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग से। बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि जो ब्रह्मांड है वो किसी समय बहुत छोटा सा गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हो गया। भाई अधिक गर्मी, किसी चीज़ में गर्मी पड़ेगी तो फटने की क्षमता होती है। ज्वालामुखी कभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे आपको चैप्टर्स में मिलेंगे। जब लावा अत्यधिक गर्म होने लगता है, अब अगर हम बिग बैंग की उत्पत्ति एक ज्वालामुखी पर्वत से कर लें, अंदर मैग्मा खौलता हुआ गर्म होता हुआ धड़ाम से फट जाता है। जब ये फट जाता है तो बाहर निकल आता है। इससे इसी तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई है। इस विस्फोट को बिग बैंग भी कहा जाता है। जिस विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उस विस्फोट को बिग बैंग भी कहा जाता है। बिग बैंग की घटना कुछ करोड़ वर्षों के बाद तारों और आकाशगंगा का निर्माण होने लगा। बिग बैंग की घटना हुई जब ब्रह्मांड फटा, बिग बैंग की घटना हुई उसके कुछ करोड़ वर्षों के बाद, यानी कि अभी भी कंफर्म नहीं है कितने दिनों के बाद। तो ब्रह्मांड की जो सारी स्थितियां हैं वो अनुमानित हैं। अनुमानित चीज़ का कुछ कंफर्म डाटा फिक्स नहीं किया जा सकता। कुछ करोड़ वर्षों के बाद आकाशगंगा का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसें तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा के बनने वाले इन बादलों को ही आकाशगंगा को बनाने वाले आकाशगंगा का जो निर्माण करते हैं बादल, इन्हीं बादल को हम निहारिका कहते हैं। निहारिका किसी लड़की का नाम नहीं है। इन बादलों को जो आकाशगंगा का निर्माण करते हैं उनको हम निहारिका कहते हैं। लगभग 5 वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का भी जन्म हुआ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, कितने अरब वर्ष पूर्व? 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में, आंतरिक भुजा में नहीं। अगर सौरमंडल सेंटर में स्थित है तो उसका मतलब ये नहीं कि इसका निर्माण सेंटर में ही हुआ है। ये बाहरी भुजा के बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का भी जन्म हुआ है। वर्तमान में यह आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। हुआ इसका जन्म बाहरी भुजा में, लेकिन ये आज की पोजीशन में अगर देखें तो ये वर्तमान समय में सेंटर में स्थित है। अब देख लेते हैं कि लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष हम किसको कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है आपको मालूम होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लीजिए। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है?
प्रकाश मतलब लाइट, वर्ष मतलब साल। प्रकाश वर्ष द्वारा अंतरिक्ष में अगर हम बात करें, प्रकाश वर्ष द्वारा अंतरिक्ष में, प्रकाश वर्ष द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अगर ये अंतरिक्ष में लगातार एक वर्ष में चली गई दूरी को ये मापता है। इस क्या है, इसकी माप, यहाँ पे माँ लिखा है, माँ छोड़ दीजिए आप, इसको यहाँ कर लीजिए माप। इसकी माप जो है लगभग 946 अरब। अगर इसको ट्रिलियंस में काउंटिंग में करें तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, इसकी माप लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है। अब यहाँ पे आकाश गंगा के अनुमानित बात बताई गई है। हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर 1,00,000 वर्ष का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 1,00,000 वर्ष। आप 1,00,000 वर्ष जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन प्रकाश वर्ष से अगर नापा जाए तो हमारी आकाश गंगा को एक इधर से जाने में, इधर से उधर तक जाने में 1,00,000 का, इस कोने से उस कोने तक जाने में 1,00,000 वर्ष का समय लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ब्लैक होल कृष्ण वीवर क्या है। आखिर ये ब्लैक होल, इसको अंग्रेजी में ब्लैक होल इंग्लिश नाम है, कृष्ण वीवर इसका हिंदी नाम है। थोड़ा इसका नाम में बड़े कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान रखना। ब्लैक वाली एक ऐसी आकाश पिंड है, ब्लैक वाली यानी कि ब्लैक वाली जो होल है, कृष्ण वीवर वाली जो होल है, ब्लैक होल, ये एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। इसका घनत्व तो अधिक होता है। भाई इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लैक होल, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके आकर्षण से बच नहीं पाता। अब एक एग्जांपल हम आपको बता दें, कुछ भी इसके आकर्षण से नहीं बच पाता। जब ये सूर्य के प्रकाश तक को, सनलाइट तक को ये घसीट लेता है तो समझ लीजिए सनलाइट कोई पकड़ने वाली चीज़ है। हम आप पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। इतनी पावरफुल इसकी अट्रैक्टिव पावर है, इतनी पावरफुल इसकी आकर्षण शक्ति है कि यह सूर्य के प्रकाश तक को घसीट लेता है। ये देखिए अगले पॉइंट में लिखा भी हुआ है, यहाँ तक कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता, इसके स्थान पर केवल काला रंग दिखाई देता है। जब काला रंग दिखाई देता है तो इसी को तो कहते हैं ब्लैक होल, या इसी को कृष्ण वीवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसी को ब्लैक होल एवं कृष्ण वीवर कहते हैं। आइए आपको इसका दर्शन कराते हैं। ये रहा ब्लैक होल। यहाँ पे आप देखिए कि इतनी आकर्षण शक्ति है कि ये एकदम गोले के रूप में दिखाई दे रहा है। इसकी मतलब पावर इतनी ज़्यादा है कि ये हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब ये प्लूटो के बारे में एक खास तत्व है। अगस्त 2006 तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह यम यानी कि प्लूटो था। अगस्त 2006 तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था यम, इसी प्लूटो नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। ये इतना धोखेबाज था कि ये नेपच्यून, इससे पहले का जो हमने आपको ग्रह बताया था नेपच्यून और यूरेनस, तो नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः इसको 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। हमने आपको शुरू वीडियो में जब स्टार्ट करे थे ग्रह के बारे में बताया था, तो हमने बताया था कि ग्रह वो हैं जो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण ना करे। ये ग्रह जो था ये धोखा देता था। क्या मतलब? ये नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माध्यम से 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब 2 पॉइंट फैक्ट है कि अंतरिक्ष और खगोलविद क्या हैं। अंतरिक्ष वह है विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान। विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं, जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड, वैसे तो वैज्ञानिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उनको हम खगोलविद कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को जिसको भी ज़रूरत हो तो उसको वहाँ तक आप उसको शेयर करिए, क्योंकि ये UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 6 का कंटेंट है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट NCERT का भी जोड़ा गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है।
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने हमारे प्रयास का हिस्सा बनते रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।